वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को एक मरतबा फिर शिकस्त दी है और यूं पेशावर ज़ल्मी के लिए अब टॉप फोर में आने का जो सफ़र है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है और अब अगला मैच बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि वो मैच अगर पेशावर जीतेगा तो ही कहीं ना कहीं उसके लिए कोई रास्ता बन पाएगा। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, आज के मैच का नतीजा आपके सामने है। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे रन्स किए। आज उनकी जानिब से 49 बॉल पर 94 रन्स किए गए, लेकिन उनकी टीम आज जीत नहीं सकी है और जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, डॉक्टर साहब? क्विकली अगर इस ओवरऑल मैच में अगर मैं बात करूं तो वो देखिए कि बज़ाहिर जब कोई कल को बैठ के देखेगा इस मैच को, उसको लगेगा कि बड़ा अच्छा मैच हुआ, पेशावर ने बड़ा अच्छा कम्पीट किया। 237 चेज करते हुए उन्होंने 214 किए, तो अच्छा कंपटीशन होगा। लेकिन अगर हम जो लाइव मैच देख रहे हैं तो हमें लग रहा है पहले बॉल से लेके अब तक पेशावर कहीं आपको मैच में नजर नहीं आया। बेशक मार्जिन आपको कम लग रहा है, इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, तो मुकाबला भी बज़ाहिर खूब लग रहा है। तो ये जो है ना धोखा होता है जब आप स्टैट्स को बाद में देखते हैं। तो जब लाइव मैच देखते हैं तो मुझे नहीं लगा पेशावर कहीं भी किसी भी वक्त मैच में था, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो ओवरऑल यही थिंक टैंक में बात कर रहा था कि उनको थोड़ा ना प्रॉब्लम रहता है कि वो मिस कैलकुलेट करते हैं हमेशा। कभी उनका एंड पे वो बात करते हैं कि हम 10-15 रन कम थे और कभी शिकायत करता है कि 10-15 रन हमने ज्यादा दे दिए, और ये 10-15 रन उनसे कभी भी मैनेज नहीं हो रहे। आज फिर उतने ही तकरीबन रन से पेशावर ज़ल्मी हार गए। तो मुझे लगता है कि उनको कोई थोड़ा सा ना दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है। अगर बात करें कराची की 2 मिनट के लिए, तो कराची का जो मैंने कहा ना कि वार्नर ने एक नई रूह फूंकी है टीम में जब से उन्होंने प्रॉपर जेल हुए। उसके बाद उनकी बहुत कम शिकस्तें हैं, एक आध मैच ऐसा है जो नहीं हारना चाहिए था और वो हार गए। अदर देन दैट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। और उसमें जो अनसंग हीरोज है ना, जिनका बहुत कम नाम लिया जा रहा है, वो जरूर हाईलाइट होना चाहिए। वो पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाने के बिल्कुल प्रॉपर जगह बनाने में वैसे तो खेल रहे हैं। मीर हमजा की बात करूं, जी उसको जी। बहुत कम जगह आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल में जब से उनकी बॉलिंग का तवाजन बेहतर हुआ है तो मीर हमजा के आने की वजह से हुआ है, क्योंकि उससे पहले कोई भी लेफ्ट आर्मर नहीं था उनके पास। तो सारे राइट आर्मर से खेल रहे थे। उनके पास कोई जो स्पिनर है अरफात मिन्हाज, उसको भी नहीं खिला रहे थे। तो मोहम्मद नबी के आने से और मीर हमजा के आने से उनकी बॉलिंग में एक वैरायटी आ गई है। और ऊपर से अगर देखें आज के मैच में भी देखें और उसके अलावा मीर हमजा की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें तो सारी की सारी बहुत ही अच्छी है। हसन अली ने बहुत नो डाउट यूं कह लें कि अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म किया एसपीएसएल में, जो तो हम उनसे इतनी ज्यादा तवक्को नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उनके ओवरऑल कॉम्बिनेशन ने कराची को बहुत आगे की राह दिखाई और इस वक्त वो ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द टेबल खड़े हैं। क्वेटा के फौरन बाद अभी उनका मैच एक रहता भी है, तो हो सकता है वो टॉप भी कर दे टेबल पर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कराची ने बहुत ही अच्छा एसपीएसएल को लिया है, मैच टू मैच गए हैं। लेकिन पेशावर टोटल कहीं खाइयों में, कहीं वो ढूंढते 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 अपना रास्ता ढूंढ नहीं पाई। वो और अपने पीएसएल रास्ते से भटक चुके हैं पेशावर ज़ल्मी, और टीम तो बड़ी थी, नाम भी बड़ा था और साथ में प्लेयर्स भी बड़े थे, लेकिन उनके साथ क्या चल रहा है मुश्तबा, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि चलें पॉइंट्स टेबल पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब अपडेट हो गया है और उस अपडेट होने के बाद अब कौन सी टीम स्टैंड कर रही है, अगले मैचेस जो कुछ बाकी रह गए हैं उनमें किन टीम को किसको हराना पड़ेगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। खास तौर पर यहाँ देखा जाए तो कराची किंग्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे पर है, कोयटा पहले नंबर पर 13 पॉइंट्स के साथ, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर 10 पॉइंट्स के साथ, लाहौर कलंदर्स इस वक्त 9 पॉइंट्स और साथ में पेशावर ज़ल्मी के हैं 8 पॉइंट्स। ये है सबसे अहम चीज़, यानी कि पेशावर और लाहौर का नेक्स्ट मैच है और यहां पर पेशावर के 8 पॉइंट हैं और लाहौर के यहां पर 9 पॉइंट्स हैं। चलें, मुल्तान का तो सफ़र वैसे ही ख़त्म हो गया हुआ है, मुल्तान तो अभी ना 3 में है ना 13 में। मुश्तबा, अगले मैच में क्या ऐसा हो कि पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 में जा सकती है, या फिर लाहौर के साथ ऐसा क्या होगा कि वो टॉप 4 में जा सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा और पेशावर को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मैच कितनी अहमियत रखता है? देखिए लुकमान भाई, एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो चुका है इस वक्त। मैच जीतो और आगे जाओ। लाहौर कलंदर अगर मैच जीतता है तो उनके 11 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो टॉप 4 में आ जाएंगे। अगर पेशावर अपना मैच जीता और लाहौर हारता है तो पेशावर जो है वो टॉप 4 में आ जाएगा। तो कल का मैच एक किस्म का क्वार्टर फाइनल आप समझ लें कि क्वार्टर फाइनल जो जीता वो आगे जाएगा, दूसरी टीम जो है उसका सफर तमाम हो जाएगा। तो कल का मैच इंतहाई दिलचस्प हो चुका है। अब पीएसएल सारा जो था देखा गया कि इतना कोई इंटरेस्टिंग मैचेस, क्लोज मैचेस देखने को नहीं मिले, लेकिन अब जब ये ग्रुप स्टेज खत्म होने वाला है तो अब देखिए कि इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा हो गया कि 2 में से एक टीम आगे जाएगी।
जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है इस टूर्नामेंट की कि आखिरी मैच तक आपको नहीं मालूम कि कौन सी चौथी टीम है कि वो आगे जाएगी। और अभी लाहौर का एक मैच पड़ा है, इसी पेशावर का भी एक मैच है, तो कल का मैच इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और देखना ये होगा कि पेशावर जो है अपनी मैनेजमेंट जो देखते हैं वो बाबर आजम जो 11 है वो क्या करती है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। ठीक है वो मैचेस हारते हैं लेकिन उनकी जो टीम है वो बड़ी बैलेंस टीम है। उनके अभी शाकिब अल हसन ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और कल की जो अगर बात की जाए उनकी टीम कम्बिनेशन की, तो वो शाकिब के आने से उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बड़ी अच्छी उनको स्ट्रेंथ मिल चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें बाबर आजम टीम को, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम मैच आज हारे हैं और यकीनी तो उन्होंने स्कोर किया, लेकिन उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अलावा भी उनकी कप्तानी भी अगर देखी जाए हमने, तो उसमें भी पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करना और फिर कुछ ऐसे फील्ड चेंजेस करना बॉलिंग में। चलिए हम नेक्स्ट मैच पर कुछ बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो नेक्स्ट मैच है इसमें आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी लाहौर को शिकस्त दे सकती है? हालत सबके सामने है उसकी, आज के मैच में भी जो कुछ हुआ। देखिए लाहौर का जो सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट है ना, वो है कि वो अग्रेशन से खेलते हैं, वो हमेशा स्ट्राइक करते हैं, चाहे वो बैटिंग पहले करें चाहे बॉलिंग करें। अगर बॉलिंग करेंगे तो आप वो जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे और हमेशा वो ऊपर से विकेट लेने की, देखिए उनके पास पेसर्स हैं नो डाउट, और फिर वो अग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं कि वो आपकी टीम को बिल्कुल भी लिटा सकते हैं। तो हो सकता है कि पेशावर के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाए। कराची फिर भी बॉलिंग उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी लाहौर की है, लेकिन वो मैनेज अच्छा करते हैं, कराची मैनेज अच्छा करती है, लेकिन लाहौर के पास जो अग्रेशन है वो शायद उसका जवाब पेशावर के पास ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर वो बैटिंग भी पहले करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो बड़े से बड़ा टारगेट लगाएं। वो उस फेज में नहीं जाते कि हम कुछ मैनेज कर लें, 130-35 कर लें, ऐसा नहीं होता। या तो वो बहुत अच्छा खेल जाएंगे, 180-90 कर गया तो पेशावर के लिए वहां भी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि बाबर ने जो इनिंग खेलनी थी वो खेल ली। तो कल के लिए जरूरी होगा कि वसाइम अयूब या कोई भी और उनका प्लेयर परफॉर्म करे, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे अगर पेशावर जीती है मैच तो हो सकता है जीत जाए, जिसके मुझे चांसेस बहुत ही स्लिम लग रहे हैं, क्योंकि बतौर टीम पेशावर ने अभी तक कोई इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि हम देखें जिस तरह कराची की, फिर अगेन बात करूंगा कि जिस तरह या कोयटा की, उन्होंने बतौर टीम अपने अपने इम्पैक्ट दिखाए, लेकिन इसने बतौर टीम नहीं दिखाया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज वन ऑफ हमें नजर आ जाती है, कभी अली रजा की तरफ से, कभी एक आध मैच बाबर की तरफ से, एक आध मैच साम अयूब की तरफ से, लेकिन उसके बरक्स अगर देखें तो किस तरह से काम लेना है, ये है असल काम। जिस तरह वार्नर ने काम लिया, देखो उन्होंने न्याजी से भी काम लिया, उन्होंने नबी से भी काम लिया, खुशदिल शाह से आज कितना जबरदस्त काम लिया। तो ये जो तीन उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में तीनों को एडजस्ट किया, बतौर ऑलराउंडर बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। आमिर जमाल इवन वो कि उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो इस्तेमाल है, ये है असल काम थिंक टैंक का और कप्तान का, जो समहाउ बाबर से नहीं मैनेज हो पाया। उनके पास मिचेल ओवन बैठे रहे पूरी सीजन, तकरीबन 8 मैच तक वो नहीं खेल सके और मिलाकर वो यहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए। तो उनका इस्तेमाल जो वहां बीबीएल में सबसे बेस्ट प्लेयर थे ओपन कर रहे थे, वहां पर सेंचुरियां कर रहे थे, यहाँ उनकी जगह ही नहीं बन पाई पेशावर में, जबकि पेशावर खुद कुछ नहीं जीत रही थी। और फिर भी आपके पास क्यों एक बड़े प्लेयर की जगह क्यों नहीं बन पाती? इसलिए कि यहाँ कुछ अनाई थी और कुछ अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए मिचेल ओवन को बादरे नाखास्ता ही सही लेकिन यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि पेशावर उनको अपनी जगह देने को तैयार नहीं थी। अच्छा, ये इतनी सारी गलतियां की हैं मुश्तबा पेशावर ज़ल्मी ने, एक पूरा मैं समझता हूं कि ऑपरेशन करके रख दिया पेशावर ज़ल्मी का डॉक्टर हफीज़ अवान साहब ने, लेकिन अब ऐसा क्या है कि पेशावर ज़ल्मी ये काम कर ले, इस तरह से थोड़ा प्लान कर ले तो वो लाहौर कलंदर्स को हरा सकती है? देखिए सबसे पहले लाहौर कलंदर के जैसे उन्होंने बात ये नामुमकिन हो गया भाई, अब नहीं हो सकता। नहीं, क्रिकेट में कुछ चीज़ नामुमकिन या आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कल आखिरी मैच है और दोनों टीमों के पास 50% चांस है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं है कि लाहौर कलंदर जीतेगा ही जीतेगा, हो सकता है पेशावर की तरफ से कोई एक अच्छी नहीं खेल जाए। साइम अयूब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोहम्मद हारिस उनके पास, अली रजा अच्छी बॉलिंग करता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेशावर को हम बिल्कुल राइट ऑफ कर दें अभी। ठीक है कुछ उनमें हैं खामियां हैं जो अभी नज़र आ रही हैं, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर देम। अभी उनके पास कल एक मैच है और आखिरी चांस है, कल अगर वो हारते हैं तो इसके बाद यकीनी तौर बाहर हो जाएंगे। लाहौर कलंदर के पास थोड़ा सा ये है कि अगर वो अच्छा खेल गए तो वो फिर आपको बिल्कुल आउट क्लास कर देंगे। उनकी बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, अच्छा खेलेंगे तो दूसरी टीम को आउट क्लास कर देंगे, लेकिन जब वो नहीं अच्छा खेलते तो बिल्कुल ही वो बैठ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि क्या करना है। जैसे उन्होंने आपके जैसे पेसर्स उनके हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने पिछले एक मैच में आखिरी 2 ओवर में कोई तकरीबन 40-45 रन खा लिए थे, तो उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल जो मैच होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें आप किसी भी टीम को फेवरेट नहीं कह सकते। दोनों टीमें एक ऐसी है कि किसी वक्त भी कमबैक करने की सलाहियत रखती है, तो मेरे ख्याल से कल दोनों टीमें अच्छी हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। डॉक्टर साहब, आज के इस पूरे शो में मैं एक चीज़ डिस्कस करवाना चाह रहा था, वो है खुशदिल शाह।
15 बॉल पे 43 रन किए। खुशदिल शाह, जब आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो बहुत सारी तनकीद हुई, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जिसने बात की कि भाई ये कहाँ से आ गए हैं, और वाकई में हमें समझ नहीं आई थी कि ये कहाँ से आ गए हैं और कैसे आ गए। लेकिन वो साबित कर रहे हैं कि वो कम अज़ कम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है उनकी गेम में। आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं या कुछ आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, बस कभी कभार हो जाता है इस तरह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है खुशदिल शाह ने बिल्कुल इम्प्रूव ही नहीं किया, इम्पैक्ट भी डाला है और नजर भी आया है और उनकी इम्प्रूवमेंट। ये मेरे ख्याल में, अगर लुकमान भी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, वो ये कि डिपेंड करता है कि आपका लीडर आपको कैसे यूज करता है। बार बार मैं कराची की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा कराची पे बात हो गई, तो वो उसकी वजह यही है कि वार्नर को समझ जो ही आई ना टीम की, तो फिर आप देखिए कि उसने कॉम्बिनेशन टूटने नहीं दिया। हालांकि इस पीएसएल की पहली लेग के बाद एक आध प्लेयर शायद उनका मिस भी हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी की पूरी टीम ऐसे ही खेल रही है जैसे वो फर्स्ट लेग में खेल रही थी। तो उनको जो तीनों प्लेयरों को मैंने नाम लिया, आपने खुशदिल शाह का को एक्सक्लूसिवली अगर पूछा, तो वो नो डाउट के बहुत अच्छा प्लेयर है, वो यूजफुल क्रिकेटर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो यूजफुल क्रिकेटर है, बॉलिंग में भी आपको साथ देता है, बैटिंग में जब भी उनको चांस मिलता है वो हमेशा अच्छा इंपैक्ट डालता है। साथ मोहम्मद नबी को, इरफान न्याजी को, वो जो अभी बात कर रहे थे मुज्तबा के, जो 41 रन पड़े थे दोनों भाइयों को, लाहौर वालों को, तो वो न्याजी ने ही मारे थे। तो अगर आप देखें, एक मैच अगर न्याजी निकाल जाता है, एक नबी निकाल जाता है, एक खुशदिल शाह निकाल जाता है, तो 3 मैच तो आपके 3 बंदों ने निकाल दिए। एक मीर हमजा निकाल जाता है, एक हसन अली निकाल जाता है, एक वार्नर खुद निकाल जाता है, तो आपके तो 9 के 10 मैच सारे के सारे मैनेज हो गए। तो ये जो सलाहियत है ना कप्तान के अंदर के किस प्लेयर को कब और कैसे यूज करना है, ये बहुत अहम है। हमारे जितने प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट नहीं हो सके, अगर आसिफ अली को लेके बहुत सारे, हैदर अली तक अगर मैं देखूं तो बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, इफ्तिखार भी उसमें उनमें शामिल है, नहीं एडजस्ट कर सके। तो उसकी वजह यही थी कि हमने उनका यूज सीखा नहीं। अब जैसे अभी आपने बात किया खुशदिल शाह की, तो इन लोगों को आपको 10 ओवर नहीं देने, आपने चौथे नंबर पर इनको नहीं भेजना कि 10 ओवर बाकी है तो वो मैनेज करके खेलेंगे। लंबी नहीं जरूरत ही नहीं है, इनको चाहिए आखिरी 3 से 4 ओवर। 15 ओवर के बाद आएंगे, अपना इंपैक्ट डालेंगे, 15 ओवर पर 45-40 करेंगे और वो चले जाएंगे। तो यही खुशदिल शाह ने एग्जैक्टली वही किया, और ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, मैं इसको बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कहूंगा। उन्होंने और भी 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है, लेकिन इसके पीछे बेसिकली उनके कप्तान का, उनके लीडर का हाथ है, वार्नर का। कप्तान का बहुत ज्यादा किरदार है इसमें। अच्छा मुज्तबा, जब हम आज बाबर आजम पर दोबारा से कुछ बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा खेले, आपको लगा है कि आज उनकी इनिंग को देखकर कि थोड़ा सा गेम का जो स्टाइल है वो उन्होंने चेंज किया आज के मैच में? 49 पर 94, आई थिंक 47 या 49 पर 94, जी ये बहुत कम होता है बाबर आजम की तरफ से। ऐसा रन तो करते रहे हैं मासी में, बहुत ज्यादा रन करते रहे, लेकिन बहुत कम बॉल पे बहुत ज्यादा रन करते हैं। देखिए, बाबर आजम एक ऐसे फेज में जा रहे हैं कि वो अच्छा भी खेलते हैं। मेरा सवाल करने का मकसद ये कि कहीं खुद से उन्होंने रियलाइज किया इस चीज को, या किसी ने उनको समझाया कि भाई आपके साथ ये मसला है, अपनी गेम को इम्प्रूव करें, दुनिया की मॉडर्न क्रिकेट है, तेज खेलें जाकर, कुछ फर्क पड़ा है? उन पे क्रिटिसिज्म तो काफी अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन अगर आज भी देखें बाबर आजम की शुरू की जो पहली 10, 15, 20 बॉलें थी वो देखें और आखिर में देखें, उनको T20 क्रिकेट में आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। आपने आना है और आपने 238 आप चेज करना है, तो आपने पहली बॉल से ही माइंड बनाना है कि आपने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। बाबर आजम का ये है कि वो पहले आता है 10-15 बॉलें, उसको इतना टाइम चाहिए होता है कि वो आके क्रीज पे सेट हो, उसके बाद जब वो खेलना शुरू करता है तो अपना स्ट्राइक रेट तो बेहतर कर लेता है, लेकिन उस वक्त तक आपकी टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर आ चुकी होती है। बाबर आजम का यही है कि वो एक तो मैच फिनिशर नहीं है, उसके पूरे कैरियर में देख लें तो कोई एक ऐसा मैच नहीं है जो उसने फिनिश किया हो। वो बेशक अच्छा खेल ले, 100 भी बना जाता है, लेकिन मैच तो किया ना यार उन्होंने, 152 वाला याद होगा वो एक मैच की बुनियाद पे वो आज तक पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक मैच तो है ना वो अगर 100 मैच में एक मैच खेल लिया तो आप उसको उस बुनियाद पे पूरे 2 साल तो नहीं खिला सकते ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज अवान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और मुज्तबा हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। आप सब शुक्रिया। आज के शो में हमने बात की, आज पीएसएल का दोबारा से आगाज़ हो गया, और आज जो मैच हुआ है, इस ब्रेक के बाद जो मैच हुआ है, वो उस मैच में आज कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है, और अब पेशावर का मैच है लाहौर कलंदर्स के साथ। अगर पेशावर लाहौर को हराती है तो टॉप 4 में जाएगी, वरना कोई रास्ता नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।